हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग इकोनॉमी से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, मुद्रास्फीति क्या है। प्रश्न पूछा जा रहा है, मुद्रास्फीति क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। कीमतों के सामान्य स्तर में बढ़ोतरी, कीमतों के सामान्य स्तर में सतत वृद्धि, कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि, अर्थव्यवस्था में कीमतों के सामान्य स्तर में कुछ समय से लगातार बढ़ोतरी हो रही हो तथा चीज़ों के दाम बढ़ रहे हों, तो ये महंगाई या मुद्रास्फीति है। अगर किसी एक चीज़ के दाम बढ़े हैं तो ये मुद्रास्फीति नहीं है। मुद्रास्फीति तब होती है जब अधिकतर चीज़ों के दाम बढ़ गए हों। मुद्रास्फीति की दर को मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है, जो दो प्रकार के होते हैं। पहला, थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, तथा दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मूल्य सूचकांक मूल्यों के औसत स्तर की माप होता है, अर्थात इससे किसी एक विशेष वस्तु के वास्तविक मूल्य का पता नहीं चलता है। मुद्रास्फीति को बिंदु दर बिंदु, पॉइंट टू पॉइंट मापा जाता है। इसका अर्थ यह है कि वार्षिक मुद्रास्फीति की संदर्भ तिथि 2 लगातार वर्षों में जनवरी 1 से जनवरी 1 होती है। उसी प्रकार साप्ताहिक मुद्रास्फीति दर किसी एक सप्ताह में ये बदलाव को व्यक्त करती है, जिसका संदर्भ सप्ताह के लगातार 2 अंतिम दिन होते हैं, जैसे कि भारत में 2 शुक्रवारों का अपराह्न 5 बजे का समय। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति क्यों होती है। प्रश्न पूछा जा रहा है, मुद्रास्फीति क्यों होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, मुद्रास्फीति तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लंबी अवधि में बढ़ जाती है, जिससे आपकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। मुद्रास्फीति क्यों होती है, इस मुद्दे पर अर्थविदों में पूरी 19वीं सदी और 20वीं सदी में बहस चलती रही और यह बहस अब भी जारी है। लेकिन इस बहस से हमें मुद्रास्फीति होने के पीछे विद्यमान कारणों के बारे में जो ज्ञान प्राप्त हो सका वह महत्वपूर्ण है। इसे हम 2 खंडों में बांटकर देख सकते हैं। जैसे पहला खंड है 1970 के दशक से पूर्व, 1970 के दशक से पहले, जब मुद्रावादी स्कूल का चलन नहीं आया था, तब तक अर्थशास्त्री महंगाई के 2 कारणों को लेकर सहमत थे। पहला कारण है मांग जनित मुद्रास्फीति और दूसरा कारण है लागत जनित मुद्रास्फीति। तो चलिए पहला क्या है जान लेते हैं। पहला है मांग जनित मुद्रास्फीति यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन से मुद्रास्फीति की दर बदल सकती है। या तो मांग आपूर्ति के स्तर से अधिक हो जाता है या फिर आपूर्ति मांग से कम हो जाती है और इस वजह से महंगाई बढ़ती है। ये कीन्सवादी विचार हैं। कीन्स स्कूल का मानना है कि कर बढ़ाकर और सरकारी खर्चों में कटौती करके लोगों को व्यय करने से रोका जा सकता है
और अतिरिक्त मांग पर काबू पाया जा सकता है। व्यवहार में सरकारें ऐसी महंगाई को रोकने के लिए मांग और आपूर्ति के ताने बाने पर नज़र रखती है। कई बार परिस्थिति के मुताबिक उन चीज़ों का आयात किया जाता है जिनकी आपूर्ति कम होती है। ऋणों पर ब्याज की दर बढ़ाई जाती है और मजदूरी को भी संशोधित किया जाता है। अगला है लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कारकों की लागत जैसे मजदूरी, कच्चा माल में बढ़ोतरी की वजह से चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। यानी किसी चीज़ के उत्पादन की लागत बढ़ने के फलस्वरूप कीमतों में होने वाला इजाफा लागत की वजह से होने वाली महंगाई होती है। किन्स स्कूल ने सुझाव दिया कि ऐसी महंगाई पर लगाम के लिए कीमतों और आय पर नियंत्रण सीधा असर डालता है। उनके मुताबिक नैतिक प्रत्यायन को रोकने में कारगर है और इसके अलावा ट्रेड यूनियनों की एकाधिकारिक शक्तियों को कम किया जाना भी एक अप्रत्यक्ष उपाय है। आज दुनिया भर की सरकारें ऐसी महंगाई को रोकने के लिए कई उपाय अपनाती हैं, जैसे कच्चे माल पर एक्साइज और कस्टम शुल्क में कमी और मजदूरी संशोधन इत्यादि। तो चलिए देखते हैं दूसरा। 1970 के दशक के बाद 1970 के शुरुआती दौर में मुद्रावादी स्कूल के उदय के बाद महंगाई की मुद्रावादी व्याख्या आई, जो तथाकथित मांग जनित मुद्रास्फीति या लागत जनित मुद्रास्फीति की एक वैकल्पिक व्याख्या करने की कोशिश थी। पहला है मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मांग जनित महंगाई मुद्रास्फीति मुद्रावादियों के लिए उपभोक्ता के पास उत्पादन के स्तर से अधिक क्रय शक्ति आने की वजह से होती है। यह बिना उत्पादन या आपूर्ति का स्तर बढ़ाए हुए लोगों के हाथ में अतिरिक्त मुद्रा देने का मामला है। सार्वजनिक उधारी के जरिए, जैसे रुपया बहुत ज़्यादा है लेकिन खरीदने के लिए चीज़ें कम, ये मांग जनित मुद्रास्फीति का मुख्य स्रोत है। दूसरा है लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसी तरह मुद्रावादियों के लिए लागत जनित मुद्रास्फीति भी महंगाई की कोई स्वतंत्र अवधारणा नहीं है, बल्कि यह अतिरिक्त मुद्रा द्वारा वित्त पोषित होती है। कीमतों में वृद्धि का अपने आप उपभोक्ता की खरीदारी पर असर नहीं पड़ता, बल्कि कुछ अतिरिक्त क्रय शक्ति बनाए जाने की वजह से लोगों के पास अतिरिक्त धन हो जाता है और वो ऊंची कीमतों पर भी खरीदारी करने लगते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग अपनी खपत अपनी क्रय क्षमता के हिसाब से कर लेते और इससे चीज़ों की समग्र मांग नीचे आ जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब हर लागत जनित मुद्रास्फीति रुपयों की अधिकता, मुद्रा आपूर्ति या आमद के बढ़ने का नतीजा है। मुद्रावादियों का मानना है कि एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में तय स्तर के उत्पादन के लिए तय स्तर की मुद्रा की आपूर्ति जरूरी है। उत्पादन के उसी स्तर पर रुपयों की अतिरिक्त आपूर्ति की वजह से मुद्रास्फीति होती है। तीसरा कारण है मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय। मुद्रास्फीति सामाजिक आर्थिक रूप से एक संवेदनशील मुद्दा है, जिस कारण हम देखते हैं कि विश्व की सरकारें इसे नियंत्रण में रखना एवं लक्षित करना भी चाहती है। इसे नियंत्रित करने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। पहला है मांग पक्ष उपाय, डिमांड साइड मेजर। इस श्रेणी में दो उपाय किए जाते हैं। पहला है
उपभोक्ताओं से महंगे हो रहे उत्पादों को कम उपयोग में लाने की अपील की जाती है, लेकिन मिताहार की अपील विश्व में कहीं भी सफल नहीं रही है, क्योंकि गेहूं, चावल, दूध, चाय आदि अनिवार्य मदों के संदर्भ में यह उपाय काम नहीं करता। और जिन लोगों के पास पैसा है वे अपने उपभोग में कटौती करना नहीं चाहते। दूसरे उपाय के रूप में सरकारें अर्थव्यवस्था में प्रवाहित मुद्रा के प्रवाह की मात्रा को संकुचित करती हैं, जिसे मौद्रिक उपाय भी कहा जाता है। आमतौर पर केंद्रीय बैंक मुद्रा की उपलब्धि कम करता है या ब्याज दर बढ़ाकर मुद्रा के उपयोग को कम करती है। भारत के मामले में यह कार्य रिपो दर एवं CRR बढ़ाकर किया जाता है। मौद्रिक उपाय भी या तो कारगर नहीं होता या बहुत धीमा कार्य करता है। अगर मूल्य वृद्धि के पीछे कारण रोजमर्रा की आम वस्तुओं में हुई मूल्य वृद्धि है, क्योंकि उपभोक्ता इन चीज़ों को खरीदने के लिए बैंक से उधार नहीं ले सकते। लेकिन यह उपाय तब अधिक कारगर होता है जब महंगाई के लिए जिम्मेदार उत्पादों की मांग को मुद्रा की उपलब्धि से प्रभावित किया जा सकता हो। उदाहरण के लिए, भवन निर्माण से जुड़ी सामग्रियों की वजह से होने वाली मुद्रास्फीति को भवन खरीदने के लिए मिलने वाले ऋणों की ब्याज की दर को बढ़ाकर ऐसी महंगाई को काफ़ी प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा है आपूर्ति पक्ष उपाय, सप्लाई साइड मेजर। महंगाई के लिए जिम्मेदार उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाकर या फिर उनका आयात करके भी सरकारों द्वारा मुद्रास्फीति के बढ़ने पर नियंत्रण लगाया जाता है। इस उपाय की भी अपनी सीमाएं हैं। छोटी अवधि में जहां उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं है, वहीं आयात के उपयुक्त समय पर पहुंचना भी काफ़ी मुश्किल कार्य है। वैसे मध्यम एवं दीर्घ अवधियों में इन उत्पादों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, लागत पक्ष उपाय, कॉस्ट साइड मेजर। इसके अंतर्गत मूलतः दो प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं। लघु अवधि में सरकार अप्रत्यक्ष करों की दरों में कमी करके राहत दे सकती है, लेकिन यह उपाय मुद्रास्फीति पर तत्कालिक नियंत्रण ही कर पाता है, जिस कारण सरकारें उत्पादन लागत को कम करने की दिशा में कार्य करती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं? प्रश्न है, मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, बढ़त की परास तथा इसकी गंभीरता के आधार पर मुद्रास्फीति को 3 बृहद कोटियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है अल्प मुद्रास्फीति, लो इन्फ्लेशन। ऐसी मुद्रास्फीति धीमी एवं आशानुरूप होती है। इसे लघु अथवा क्रमिक कहा जा सकता है। यह एक तुलनात्मक पद है जिसका विपरीतार्थक द्रुत, दीर्घ तथा भविष्यवाणी नहीं किए जाने योग्य मुद्रास्फीति है। अल्प मुद्रास्फीति लंबी अवधि के दौरान देखने को मिलती है और यह एक अंकीय होती है। दूसरा है सरपट मुद्रास्फीति। यह अत्यंत उच्च मुद्रास्फीति है जो सामान्यतः 2 या 3 अंकीय हो सकती है, जैसे 20%, 100% अथवा 200% प्रति वर्ष। वर्ष 1970 तथा 80 के दशकों में अर्जेंटीना, चिली और ब्राज़ील जैसे लैटिन अमेरिकी देशों में 50 से 700% तक मुद्रास्फीति की दर हुआ करती थी।
1980 के दशक के अंत में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूसी अर्थव्यवस्था में भी ऐसी ही अत्यंत उच्च मुद्रास्फीति दर दर्ज की गई थी। तीसरा है अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन। इस मुद्रास्फीति का रूप बड़ा और बढ़ता हुआ है, जिसकी वार्षिक दर अरबों या खरबों में हो सकती है। ऐसी मुद्रास्फीति में न सिर्फ बढ़त बहुत बड़ी होती है, बल्कि ये बहुत कम समय के अंदर हो जाती है तथा मूल्य रातों रात बढ़ जाते हैं। अति मुद्रास्फीति का सबसे अच्छा उदाहरण अर्थशास्त्री 1920 के दशक की शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का मानते हैं। 1923 के अंत तक मुद्रास्फीति 2 साल पहले की तुलना में 36 अरब गुना ज़्यादा थी। 1985 में बोलीविया और 1993 में पूर्व यूगोस्लाविया अति मुद्रास्फीति के कुछ हाल के उदाहरण हैं। इसका नवीनतम उदाहरण वेनेजुएला है, जहां वर्ष 2019 में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 5.3 करोड़ प्रतिशत पहुंच गई। इसी प्रकार वर्ष 2008 में जिम्बाब्वे की मुद्रा को बेकार घोषित कर दिया गया, जब वहां मुद्रास्फीति की वार्षिक दर बढ़कर 90 बिलियन ट्रिलियन प्रतिशत पहुंच गई। इस तरह की मुद्रास्फीति से घरेलू मुद्रा बहुत तेजी से अपना भरोसा खो देती है और लोग मुद्रा के दूसरे विकल्पों को अपनाना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए सोना, विदेशी मुद्रा, और लोग लेन देन विनिमय को भी अपना लेते हैं। आशा करती हूँ आप सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। पढ़ाई से संबंधित इसी तरह के वीडियोस और पाने के लिए मेरे चैनल पार्वती वॉइस टीवी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।